Hello student, welcome to the third lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is Ram Parmar और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स applications of inductive effect. Very important topic. Now before starting this lecture, let us discuss the DPP which was given at the end of lecture number 2. लेक्चर नंबर 2 के एंड में आपको 11 क्वेश्चंस दिए थे मैंने प्रैक्टिस के लिए. आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे. सो लेट अस डिस्कस ऑल दोस 11 क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स. द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज देयर इन द डीपीपी 1 एंड 2 में, the which of the following is a false order of negative inductive effect. Now negative inductive effect का आपको मैंने ट्रिक बताया था याद रखने का. फरहान साइंस बोलो सलोन्स कार. यस, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन विच हॉल? फिनिक्स हॉल. ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो राइट है, उन्होंने फॉल्स ऑर्डर पूछा है. फर्स्ट क्लास बिरयानी आई वाला बराबर है. सेकेंड वाला भी बराबर है, फरहान वाला. तीसरा वाला अगर हम बात करें तो फ्लोरीन फिर OH और फिर NH2 वो भी बराबर है. लास्ट वाला गलत है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा फिर बेंजीन रिंग आना चाहिए. तो देखो क्वेश्चन कितने फटाक से हो गया. तो आपका आंसर इसका कौन सा हो गया? डी. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? तो जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की तो O माइनस, फिर उसके बाद में CM3 आना चाहिए था, 3 बार मिथाइल वो आना चाहिए था. तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 2 में CO2 माइनस दैट इज COO माइनस वो बाद में आना चाहिए था, O माइनस पहले आना चाहिए था स्टूडेंट्स, वो भी गलत है. थर्ड ऑप्शन देखिए C, O के बाद CH2Me, यस 1 डिग्री, फिर रात में ड्यूटेरियम दिया है फिर हाइड्रोजन दिया है, वो भी राइट है. तो इसका मतलब आंसर कौन सा राइट है? ऑप्शन C. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता बिकॉज बेंजीन तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है. ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता बिकॉज वापस उसमें बेंजीन आ गया. ऑप्शन डी भी नहीं आ सकता बिकॉज वो टीम में हमने पढ़ा था ट्रिपल बॉन्ड, फिर बाद में फिनिक्स में फिनाइल और एथिलीन था. तो आंसर इसका एक ही हो सकता है, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग have minus I effect? This is more than one correct. More than one correct. OH is also correct. COOH is also correct. And last में option D that is OR on request. OCH वो भी correct है. ठीक है, तो इसका आंसर is A, B and D. Next, how many of the following groups have plus I effect? प्लस आई इफेक्ट फर्स्ट वाला OH नहीं हो सकता. देखो आपको वो ट्रिक याद है तो अभी आपको बहुत इजी हो जाएगा. फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता. सेकेंड वाला ऑल अनायनिक स्पीशीज हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो ऑप्शन बी राइट है. ठीक है ना, मोर देन वन टाइप ऑब्वियसली. बी भी राइट है. उसके बाद में डी भी राइट है. बी के बाद डी, डी के बाद एफ आएगा और एफ के बाद कौन सा आएगा बच्चों? जी आएगा. सो बी डी एफ जी बाकी सब के सब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, AFMC 2008 का क्वेश्चन है. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट AFMC 2008 का क्वेश्चन. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 Br. which of the following atom mark 1 2 3 has the least inductive effect? least inductive effect, inductive effect is distance dependent properties में सीखा था हमने. so C3 will have the least inductive effect. which of the following has minimum inductive effect? तो minimum minus I effect, तो इसके लिए आपको वापस याद रखना पड़ेगा फरहान, तो NO2 तो ज्यादा आएगा. उसके बाद में ऑप्शन ए और डी तो हो नहीं सकता. फिर बचा कौन सा? बी और सी. तो फरहान साइंस सलोन्स कार, कार भी आ गया. तो फर्स्ट फिर बाद में आता है फर्स्ट क्लास बिरयानी. तो इसमें डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. नीट 2018 का क्वेश्चन है. नीट 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स? माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? वहां पे NR3 नहीं दिया है. दिस इज वेरी वेरी क्लियर. NR3 नहीं दिया है, तो NR3 नहीं दिया तो बेटा डेफिनेटली उसके पास लोन पेयर होगा. उसका इंडक्टिव इफेक्ट एज कंपेयर टू दूसरे के मुकाबले कम हो जाएगा. तो इसका आंसर जो होगा F माइनस ग्रेटर देन OR, F माइनस ग्रेटर देन OR, फिर लास्ट में NR2 आएगा. तो इसको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शन कौन सा आएगा? ए. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट? तो हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट मैंने बताया था इंडक्टिव फिजिक एडिटिव इन नेचर. तो इसका आंसर जो होगा बच्चों कौन सा होगा? ऑप्शन डी. दिस इज AMU मेडिकल 2009 का क्वेश्चन है. तो ऑप्शन इसका आएगा डी. क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स प्लस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स? तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका? O माइनस का, फिर COO माइनस का, फिर CR3 का. तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका? ए.
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज ए. So students, with this we finish the DPP which was given at the end of lecture number 2. Now let us start with the lecture number 3. Today we are going to discuss the applications of inductive effect. मतलब inductive effect का concept आज हम लोग पूरी तरीके से क्या करेंगे, खत्म करेंगे. So that next lecture number 4 से we'll be starting with resonance. Now students, ये बहुत ही important topic है, applications of inductive effect. Inductive effect helps to explain number 1 stability of, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डैश इंडक्टिव इफेक्ट. ये सबसे पहला. ना रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में वी हैव कार्बोकटायंस, वी हैव कार्बोकटायन. सेकेंड वी हैव कार्बोनाइन. And third we have carbon radical. कार्बन रेडिकल्स, इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके अलावा नाइट्रीन्स आता है, कार्बीन्स आता है, बेंजाइन आता है. वो स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं. स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट. सेकेंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ aliphatic carboxylic acids. Third, acidic strengths of, to be discussed, of aliphatic alcohols. And the fourth topic to be discussed, basic strength of alkyl amines. अल्किल अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ हमको डिस्कस करना है. तो स्टूडेंट बेसिकली हमको यहाँ पे 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं. स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बोकटायंस, कार्बोनाइन्स एंड कार्बन रेडिकल्स. एंड इन केस ऑफ सेकंड वन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्कशीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड के डालूंगा. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स का भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे. एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये सब टॉपिक हमको आगे फ्यूचर में वापस आने वाला है, बिकॉज जब रेजोनेंस पढ़ोगे, हाइपोकॉन्जुगेशन पढ़ोगे, ये सब टॉपिक वापस आएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बोकटायन, कार्बोनाइन एंड कार्बन रेडिकल्स पढ़ेंगे. राइट. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोकटायन. ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बन अनाइन, एंड द थर्ड वन इज कार्बन रेडिकल. इन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो मुझे कार्बोकटायन क्या होता है. कार्बोकटायन का मतलब क्या होता है? कार्बोकटायन का मतलब होता है एक कार्बन होगा जो कितने बॉन्ड बना के बैठा है, 3 ही बॉन्ड बना के बैठा होगा. ठीक है, और उस कार्बन के ऊपर विल बी हैविंग अ डैश चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज कटायन बोला है, पॉजिटिव चार्ज होगा. राइट. अगर मैं काउंट करूं इसके पास में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो a carbon have a positive charge, point number 1, positive charge on carbon. It have a positive charge on carbon. पहली बात तो ये. Next, it has dash electrons, 6 electrons in the dash shell, valence shell. Valence shell के अंदर, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये किसकी बात हो गई? कार्बोकटायन की. अगर मैं कार्बोकटायन के अंदर एक और चीज बोलूं, इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बनाए? 3. सो इट विल हैव 3 बॉन्ड पेयर प्लस डैश चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. तो कहने से ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होगा. डैश ऑर्बिटल वेकेंट
ऑर्बिटल होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? ऑब्वियसली ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। इसने तीन ही बॉन्ड पेयर बनाए हैं और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन और वी कैन कॉल इट एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बराबर है। अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो इसका शेप कैसा होगा बच्चों, प्लेनार। इट विल हैव अ प्लेनार ज्योमेट्री और प्लेनार शेप। बराबर है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट, कार्बोकैटायन। चलो स्टार्ट करें मेरे साथ रिवाइज। कार्बोकैटायन, कार्बन विल हैव अ डैश चार्ज ऑन कार्बन। कार्बोकैटायन में कार्बन विल हैव अ डैश चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 2 2 2 6 हो गया। 3 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, देन पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस अ वेकेंट ऑर्बिटल। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज sp2 hybridized and it has a planar shape or geometry. When you talk about a carbanion, कार्बनाइन में कार्बन इस तरीके से होगा और इसके पास में ये क्या हो गया, एक माइनस चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कैन वी से दैट यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है इस वजह से कार्ब इसको क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। सो दैट इट विल हैव डैश negative charge on dash carbon. So in carbanion the carbon atom will acquire dash charge, negative charge. How many electrons are there in the valence shell? Count करो चलो, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8. So 8 electrons are there in the valence shell. 8 electrons in dash shell, valence shell. valence shell में 8 इलेक्ट्रॉन है। आप बता कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 2 3 और ये क्या है, एक लोन पेयर हो गया। सो 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक डैश चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, डेफिनेटली। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इसका ऑक्टेट क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट होगा। इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और रिच की, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, बिकॉज ऑक्टेट तो कंप्लीट है और नेगेटिव चार्ज है वही। इट इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड शेप की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज को शेप में नहीं गिना जाता है, मैंने आपको NOCB में सिखाया था। इट विल हैव अ डैश ज्योमेट्री, पिरामिडल शेप और ज्योमेट्री, पिरामिडल शेप। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोनाइन। इफ यू टॉक अबाउट कार्बन रेडिकल, तो कार्बन रेडिकल में क्या होगा, ये कार्बन होगा, करेक्ट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा एक्स्ट्रा, बराबर। तो अगर मैं बात करूं तो ये भी कुछ आपका sp2 जैसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये एक 7वां इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है कि रिच है, डेफिशिएंट है। सो बोलो इट विल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑन डैश कार्बन, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन पे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। देयर विल बी 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, जिसमें से 3 तो बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल क्या होगा बच्चों, इनके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं बात करूं ऑक्टेट की, तो वापस से इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बराबर है। इज इट इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट? डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अभी तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इज इट sp2 और sp3? ये लोन पेयर, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनेंगे हम लोग, मैंने आपको सिखाया था NOCB में। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। और इसका भी शेप कैसा होगा, प्लेनार, ऑलमोस्ट क्या होगा बच्चों, प्लेनार शेप, ठीक है ना। थोड़ा सा बॉन्ड एंगल नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन, बट ऑलमोस्ट प्लेनार वी कैन अज्यूम। नाउ आप बताओ ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। ये ऑलमोस्ट स्टेबल है और ये क्या है, ये भी अनस्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अब इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए कैसे? अगर मेरे पास में, ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास में कार्बोकैटायन है
जिसमें कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, प्लस। अगर मुझे उसको स्टेबल बनाना है, स्टेबल, तो मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ूंगा या विड्रॉइंग ग्रुप? Sir, since it is electron deficient, obviously we will attach what? Electron donating group. So EDG का मतलब electron donating group. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सर स्टेबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, यस और नो? अगर मैं बात करूं कार्ब अनायन की, तो कार्ब अनायन में ऑलरेडी वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है, बराबर है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। इसके ऊपर क्या जोड़ोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो माइनस आई इफेक्ट देगा या प्लस आई इफेक्ट देगा? माइनस आई इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर मुझे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ूंगा। अगर मेरे पास में कार्बन रेडिकल है, कार्बन क्या है? रेडिकल, और अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी मैं क्या जोड़ूंगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ूंगा। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ूंगा, कार्बन रेडिकल की भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन रेडिकल क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया। सबके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हमने इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं किया, पहले मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि ये होता क्या है। अभी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक 5 मिनट का स्टोरी बताऊंगा जो आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है। लिसन टू मी केयरफुली। एक 5 मिनट का छोटा सा स्टोरी है जो आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इन दोनों के बारे में, फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में, सुनो स्टोरी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि रिच है? लिसन टू मी केयरफुली। सर दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ये लोग भूखे हैं? यस। आप मुझे ये बताओ, इनको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? नहीं। पक्का? तो ये स्टेबल कब होगा? जो कोई चार्ज ऐसे पड़ा है, तो चार्ज पड़े पड़े तो बेटा स्टेबल नहीं होगा, उसको मूव करोगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। अभी स्टोरी क्या है सर, वो समझाओ, हम तो स्टोरी के लिए वेट कर रहे हैं। तो स्टोरी ये है, इमेजिन करो, मैं अपने ऊपर ये स्टोरी लेता हूं ताकि किसी को बुरा न लगे। इमेजिन करो मेरे किसी रिलेटिव की शादी है, ठीक है, और मुझे पता चला कि वहां पे खाना बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है, बहुत ही अमीर घराने का है वो रिलेटिव और खाना बहुत अच्छा बनने वाला है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि यार उधर तो पेट भर के खाना खाऊंगा, ठीक है ना, मेरा डाइट भी बहुत अच्छा है, तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने शाम को जब वहां पे जाना था तो सुबह में हल्का नाश्ता किया, ठीक है, दोपहर में थोड़ा हल्का फुल्का लंच किया और मैंने सोचा यार दबा के आज तो खाना है तो उधर ही खाऊंगा मैं, ठीक है। तो शाम तक लेक्चर्स खत्म करने के बाद बहुत अच्छी भूख लगी थी मुझे, मैं गया शादी में, बहुत भूख लगी हुई थी। वहां पे मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे जो ऑलरेडी खाना खा चुका था और मैं भूखा हूं। मुझे बोलते हैं अरे राम चलो ना थोड़ा घूम के आते हैं। अभी मैं वहां पे किस लिए आया, घूमने थोड़ी आया हूं, मैं तो वहां पे पहले खाना खाने आया हूँ। तो मुझे ये बताओ, मुझे वो वाला दोस्त मुझे इतना अच्छा लगेगा क्या वो टाइम कि यार ये तो मुझे घूमने लेके जा रहे हैं, आधा 1 घंटा मेरा खा जाएगा, मैं एक आधा घंटा और कैसे भूखा रहूंगा। तो वो टाइम में मैं भूखा हूँ, तो क्या भले वो कितना भी अच्छा फ्रेंड हो मेरा, एकदम लंगोटिया यार हो, तो क्या वो मुझे अच्छा लगेगा यार ये तो मुझे घुमाने लेके जा रहा है यार। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, रुको ना थोड़ा खाना खा के जाते ना। वही मुझे एक दूसरा फ्रेंड मिला जो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो बोलते अरे राम तुम आ गया, मेरा खाना खाना बाकी है, तेरा खाना खाया क्या तूने? बोला नहीं मैंने नहीं खाया। बोला चल ना खाना खा लेते पहले। तो वो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे वो टाइम में वो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे किसके लिए लेके जा रहा था? खाना खाने के लिए लेके जा रहा था। स्टूडेंट्स, मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, उसमें से एक थोड़ा कंपैरेटिवली कम ही, इतना ज्यादा क्लोज नहीं था, बट वो मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे खाना खाने के लिए लेके जा रहा था, मैं भूखा था। तो जब कोई इंसान भूखा है मतलब कार्ब कैटायन है और या कार्ब रेडिकल है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जोड़ोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो मुझे वो टाइम वो अच्छा लग रहा है, चलना जाके खाना खाते हैं, ठीक है। इमेजिन करो मैंने बहुत अच्छे से खाना खा लिया, पेट भर के खाना खा लिया। पेट भर से खाना खाने के बाद अगर मैं खाना खाने के बाद खड़ा हूं और मेरा कोई फ्रेंड आया जो मुझे बोलता है कि आ रसगुल्ला खाते हैं, मैं बोलूंगा अरे मैं तो ऑलरेडी 10 रसगुल्ला खा के बैठा हूं, अभी मैं कैसे खाऊंगा। तो वो टाइम में एक फ्रेंड दूसरा आया जो मुझे बोल रहा है कि चल राम थोड़ा घूम के आते हैं।
तो मैंने क्या बोला, यार खाया तो बहुत है, अभी चलने के लिए हो नहीं रहा, लेकिन थोड़ा चलूंगा तो थोड़ा डाइजेशन हो जाएगा, थोड़ा पेट में एडजस्ट हो जाएगा खाना। तो मैं क्या बोला, चल ये वाला फ्रेंड मुझे अभी अच्छा लगा है। तो मुझे पता सिनेरियो चेंज हो गया मेरा। जब मैं स्टार्टिंग में शादी में आया था तो मुझे कौन सा फ्रेंड अच्छा लग रहा था, जो मुझे बोल रहा था कि खाना खाने चल। जब खाना खा के हो गया, बहुत अच्छे से खाना खाने के बाद मुझे कौन सा फ्रेंड अच्छा लग रहा है, जो खाना खाने के लिए चल बोल रहे हैं वो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। जो मुझे क्या बोल रहा है, चल घूम के आते हैं, वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन द सिनेरियो, सिंपल लॉजिक अपना पूरे चैप्टर में एक ही रखना है। अगर कोई भूखा है, क्या है भूखा, भूखा मतलब रेडिकल या फिर कार्ब कटायन, तो उसको इलेक्ट्रॉन खिलाने वाला ग्रुप चाहिए, खिलाने वाला ग्रुप चाहिए। मतलब कौन सा ग्रुप, प्लस आई वाला ग्रुप चाहिए, एकदम सिंपल। कौन सा वाला ग्रुप, प्लस आई वाला। अगर वो प्लस आई वाला ग्रुप है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब मेरा वो पहला वाला फ्रेंड जो मुझे बोल रहा था कि चलो खाना खाने जाते हैं, एक बार खाना खा के हो गया, ठीक है ना, अभी जस्ट मैं भी खाना खा के आया हूँ, डिनर करके अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो एक बार खाना खा के हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए, घुमाने वाला चाहिए, भगाने वाला चाहिए। भगाने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप होना चाहिए। तो याद रखना, कार्बन कटायन और कार्बन रेडिकल, उनकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब उनके ऊपर कोई खिलाने वाला ग्रुप होगा, मतलब प्लस आई वाला ग्रुप होगा। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब उसके नेगेटिव चार्ज को कोई घुमाने वाला मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलेगा। अगर ये कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो डेफिनेटली आगे का पूरा चैप्टर हमको बहुत आसान लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स, कार्ब कटायन के भी, रेडिकल्स के भी, और कार्बन रेडिकल्स और कार्ब अनायन के भी। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss some questions. Question number 1, compare the stability of following. First one उसमें है CH3 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 और इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है। इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है ये सेकेंड वाले के साथ एंड थर्ड वाले के साथ, एंड एक लास्ट वाला है CH3 प्लस। इन चारों की स्टेबिलिटी हमको क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली बात तो ये है कौन, कार्बोकटायंस है। अगर ये कार्बोकटायंस है तो मुझे था कार्बोकटायन के ऊपर खिलाने वाला ग्रुप होना चाहिए कि भगाने वाला, खिलाने वाला। मिथाइल ग्रुप जो है खिलाने वाला है, 1 2 3, इसके ऊपर 3 है। सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकटायन। कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकटायन। इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, ये भी एक कार्बोकटायन है, बट ये कौन सा कार्बोकटायन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है, बराबर। इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, इसके ऊपर सिर्फ एक ही ग्रुप खिलाने वाला है, जितने ज्यादा खिलाने वाले होंगे उतना ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकटायन है। और ये वाला इसके ऊपर तो कोई खिलाने वाला है, हाइड्रोजन का तो वैसे भी 0 माना जाता है। सो दिस इज नोन एज मिथिल, और बहुत सारे टीचर्स इसको मिथाइल भी बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकटायन। तो आप बताओ इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा खिलाने वाले ग्रुप होंगे। तो कहना से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, आज के बाद ये गोल्डन स्टेटमेंट है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस, हमेशा याद रखना, इट इज 3 डिग्री greater than 2 degree greater than 1 degree greater than methyl. This is the golden statement. I'll repeat, 3 degree 2 degree 1 degree greater than methyl कार्बोकटायन। ओके, अगर मैं यही एग्जांपल ये वाला ले लेता तो CH3 CCH3, नीचे भी CH3 और यहाँ पे एक रेडिकल, ठीक है ना, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और वापस यहाँ पे भी रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल एंड CH3 रेडिकल, बराबर है। वापस से मुझे था ये कार्बन रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है मतलब खिलाने वाला चाहिए कि भगाने वाला, सर खिलाने वाला ग्रुप। तो यहाँ पे 3 खिलाने वाले ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री कार्बन रेडिकल हो गया। ये कौन सा हो गया, इसके ऊपर 2 ग्रुप खिलाने वाले हैं,
सी ऑर्गेनिक है, यू कैन यूज कलर पेन पेंसिल, बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो विद प्रेजेंटेशन। आपके नोट्स इतने सुपर्ब लगेंगे स्टूडेंट्स। मैं खुद जब नोट्स बनाता हूँ बहुत ही अच्छे से कलर पेन पेंसिल से बनाता हूँ, बहुत अच्छे रहते हैं। 1 डिग्री और ये आपका हो जाएगा मिथाइल रेडिकल, है ना। तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगेन बोल्डर स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ carbon radical, order of stability of carbon radical would be 3 degree, again same, greater than 2 degree, greater than 1 degree, greater than methane। क्यों? क्योंकि ये सेम एज कार्बोकेटाइन ही होगा। अगेन गोल्डन स्टेटमेंट, थर्ड एग्जांपल, इफ यू टेक CH3, CCH3, यहाँ पे CH3, if you take negative charge on this carbon, correct, CH3, CH, CH3, negative charge, CH3, CH2, negative charge, and finally CH3 negative charge. Correct? तो students, how to compare these? Now these are anions. Anions मतलब क्या? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे होगी? जब भगाने वाला ग्रुप होगा। जबकि स्टूडेंट इसके ऊपर तो ये खिलाने वाले ग्रुप आ गए, और वो भी 3 खिलाने वाले ग्रुप, तो ये कार्बन अनायन तो है, तो बेटा इरिटेट हो जाएगा। सो दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। 3 डिग्री कार्बन अनायन, ये दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन, एंड दिस इज मिथाइल कार्बन आयन। सबसे ज्यादा खुश तो ये होगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो कोई खिलाने वाला ग्रुप है नहीं। एटलीस्ट इसमें तो बच्चों एक खिलाने वाला ग्रुप है, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। इसमें तो दो है, तो ये तो और भी अनस्टेबल, और ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो क्या सीखने को मिला? कार्बोकेटाइन एंड कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर इज रिवर्स। सो टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन? मिथाइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, which is greater than 1 degree, greater than 2 degree and greater than 3 degree. This is very very important. ठीक है, अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, एक आरपी ट्रिक लिख रहा हूं मैं, जो कि आगे हमको बहुत काम आएगा। आरपी ट्रिक क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में डोमिनेंस का जो ऑर्डर है, डोमिनेंस ऑर्डर, वो हमको याद रखना है। आरपी ट्रिक है डोमिनेंस ऑर्डर D ग्रेटर देन N ग्रेटर देन S, D ग्रेटर देन N ग्रेटर देन S, D ग्रेटर देन N ग्रेटर देन S। ठीक है, अभी ये क्या सर? सबसे पहली बात तो D का मतलब होता है डिस्टेंस। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में किसको देंगे? डिस्टेंस को देंगे। ठीक है, तो डिसाइडिंग फैक्टर तो होना चाहिए ना कुछ। सो D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, N stands for number, and S stands for strength। ठीक है, तो let us start। D in DNS stands for distance। क्या बच्चों? distance। ये याद रखना, मैं आगे एग्जांपल्स दूंगा। N stands for number। पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डिस्टेंस को दी जाएगी, दूसरा किसको दी जाएगी? नंबर को दी जाएगी, और तीसरा दी जाएगी बच्चों स्ट्रेंथ फैक्टर को, जो मैंने आपको ऑर्डर दिखाया था। इज इट क्लियर? अभी जैसे मैं अगर इसके लिए एक एग्जांपल लिखूं, नेक्स्ट बोर्ड पे तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूं, ये देखो, ये कार्ब कटायन है और यहाँ पे मैंने NO2 जोड़ दिया। ठीक है, वापस से ये कार्ब कटायन है और मैंने यहाँ पे NO2 जोड़ दिया, और ये कार्ब कटायन, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? NO2 जोड़ दिया। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये कार्ब कटायन है। हाँ सर, खिलाने वाला ग्रुप चाहिए कि भगाने वाला चाहिए? सोचो सोचो सोचो। सर खिलाने वाला चाहिए। आप बताओ, ये खिलाने वाला ग्रुप है कि भगाने वाला ग्रुप है? सर ये तो माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, सब माइनस आई होगा ऑब्वियसली, है ना। तो आप मुझे बताओ, एक तो वो खींचने वाला ग्रुप हो गया, और वो भी कार्बोकेटाइन है,
तो मुझे लगा कार्बोकेटाइन पे तो खिलाने वाला ग्रुप होना चाहिए, तो ये तो क्या है, भगाने वाला ग्रुप है। तो भगाने वाला ग्रुप जितना जो दूर होगा अच्छा ना, क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो मुझे एक बात बताओ, जितना दूर होगा उतना कार्बोकेटाइन बोलेगा अच्छा ये भगाने वाला ग्रुप है, ये मुझे घूमने के लिए लेके जाने वाला था, दूर खड़ा है वही अच्छा, मेरे पास में मत था। तो कहने से इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डेफिनेटली ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे भगाने वाला ग्रुप सबसे दूर है। लॉजिकली दिमाग लगाओ, सोचोगे तो समझेगे चीजें। पॉजिटिव है मतलब क्या चाहिए, खिलाने वाला। अभी खिलाने वाला नहीं है तो क्या है, भगाने वाला। भगाने वाला है तो दूर होना चाहिए कि पास होना चाहिए? अगर वो कार्बोकेटाइन है तो दूर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तो उसको क्या करेगा, अनस्टेबल। तो ये ऑर्डर याद रखेगा बच्चों। तो यहाँ पे मैंने कौन सा कंसेप्ट लगाया, मैंने कंसेप्ट लगाया डिस्टेंस का। सर अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो नंबर, सर नंबर भी सेम हो जाए तो फिर स्ट्रेंथ फैक्टर आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट कुछ आपको जो याद रखनी है वो ये है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल लास्ट में आएगा। कार्बन रेडिकल का भी सेम, कार्बोनाइन के केस में उल्टा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच था। और आरपी ट्रिक क्या है, आईई डोमिनेंस में क्या है, डीएनएस, दैट स्टैंड्स फॉर, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। अभी मैं एग्जांपल बहुत सारे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। एन स्टैंड्स फॉर नंबर एंड एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ फैक्टर, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Okay students, so let us solve some questions. Question number 1 says compare the stability of following, right? उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो एक एक करके। सेकेंड क्वेश्चन है, टेक योर ओन टाइम। इसको सॉल्व करिए। एक एक करके आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिर्फ एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना, पॉजिटिव है तो खिलाने वाला चाहिए, नेगेटिव है तो भगाने वाला चाहिए। अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो बाकी सब क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग ने स्टार्ट कर दिया होगा। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, राइट। अगर हम लोग फर्स्ट वाले के बारे में बात करें तो ये पहले डिसाइड करो ये अनायन है कि कटायन है। सर ये अनायन है, तो अनायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? भगाने वाला। भगाने वाला ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई। भगाने वाला जितना नजदीक होगा उतना अच्छा इसके लिए, क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनायन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में जो हमको दिया है वो दिया है बच्चों, एक कार्ब कटायन है। अभी कार्ब कटायन है तो ये कौन सा कार्ब कटायन है? 3 डिग्री है। अब ये 3 डिग्री कैसे हुआ डिसाइड करो। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, ये 2 डिग्री कार्ब कटायन है और ये 1 डिग्री कार्ब कटायन। सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है? ये 3 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री रेडिकल है। करेक्ट। ये रेडिकल जिसके ऊपर कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये रेडिकल जिसके ऊपर कार्बन है वो 3 से, और जिस कार्बन पे रेडिकल है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो रेडिकल्स का भी स्टेबिलिटी हमको पता ही है, बराबर है। बट अनायन के केस में उल्टा होता है। ये कौन सा है? 1 डिग्री है, ये कौन सा है? 2 डिग्री है और ये कौन सा है? 3 डिग्री है। तो अनायन के केस में उल्टा होता है बच्चों। 1 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री इज कंपेयर टू 3 डिग्री। ठीक है। रिमेनिंग आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको भी कंप्लीट करिए। आई होप हो गया होगा ये भी। तो अनायन है, अनायन को क्या चाहिए? भगाने वाला। इन दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैटर करता है। तो डिफरेंट है ये वाला ग्रुप, बाकी सब तो सेम है। जो सेम है उससे कंपेयर थोड़ी होगा। तो डिफरेंट ये वाला ग्रुप है। तो अभी मुझे था पहली बात तो अनायन है। अनायन में जितना बड़ा भगाने वाला ग्रुप होगा उतना अच्छा है। तो मुझे था नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये भी अप्लाई कर रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये भी अप्लाई कर रहा है। बट किसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है उसके लिए आपको सीरीज याद होना चाहिए। अभी सीरीज याद है बेटा तो काम अपना आसान है, नहीं तो फिर राम राम है। पहला बता सिंपल है, फरहान साइन सलोन स्टार। उसमें तो फरहान में से ये आ गया NO2 और वो तो फर्स्ट क्लास बिरयानी वाला है, तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इंडक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद में डिफरेंट पार्ट क्या वही मैच करते हैं, वही पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। यही पार्ट डिफरेंट है तो फर्स्ट क्लास बिरयानी नेगेटिव है तो इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिए, जो डिफरेंट है पहले उसको सर्कल करो ऐसे। यही आपका मेथड होना चाहिए। अभी बताओ ये कटायन है कि अनायन है? कटायन है। कटायन को क्या चाहिए? खिलाने वाला ग्रुप चाहिए। तो सुनो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CD3 और यहाँ पे CT3 है। तो हेवियर इज द आइसोटोप, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट। हेवियर इज द आइसोटोप, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट। लिखना चाहो तो लिख लेना, हेवियर इज द आइसोटोप, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। अभी आप बताओ, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। बट ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैंने आपको सिखाया था मोर इज द परसेंटेज s कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड करके रख सकता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाएगा बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है इसके मुकाबले, और इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट है। अभी देखते हैं ये वाला माइनस है, माइनस है, माइनस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जो डिफरेंट पार्ट है वो सर्कल करेंगे। आप बताओ सबसे पहले डिस्टेंस दोनों में सेम है। देखो ये 1 ये 2, 1 2 1 2, डिस्टेंस सब में सेम है। फिर नंबर देखेंगे, यहाँ पे भी एक ही ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ही ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ही ग्रुप है। तीनों का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, बराबर है। तीनों का माइनस आई इफेक्ट है। अभी आप बताओ डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, तो विल गो फॉर द स्ट्रेंथ। तो NO2 साइनाइड और फ्लोरीन में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है? फरहान। फरहान में तो बेटा NO2 आ गया, साइंस मतलब साइनाइड आ गया, फ्लोरीन तो बेटा फर्स्ट क्लास वाला है। हो गया। इस तरीके से आसान, बहुत ही आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। वरना मैंने देखा ऑफलाइन में तो बच्चों को फिर बाद में वो सीरीज ओपन करना पड़ता है, उतना टाइम हमारे पास एंट्रेंस में नहीं रहेगा।
कटायन है तो खिलाने वाला ग्रुप चाहिए, ये खिलाने वाला ग्रुप है प्लस आई, ये भी खिलाने वाला ग्रुप है प्लस आई, ये भी खिलाने वाला ग्रुप है प्लस आई, बराबर है। दोनों का डिस्टेंस सेम है 1 2, डीएनए से फॉलो करने का 1 2 1 2 1 2, डिस्टेंस सेम है। फिर क्या करेंगे सर, डिस्टेंस अगर सेम है विल गो फॉर द नंबर, नंबर भी क्या है सर सेम है, तो फिर गो फॉर द स्ट्रेंथ। हेवियर इज द आइसोटोप, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, और हमको प्लस आई चाहिए क्योंकि ये खिलाने वाला ग्रुप चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन हो इजी हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, हम लोग और डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर भी रोल प्ले करेगा, डिस्टेंस भी रोल प्ले, डिस्टेंस वाले तो बहुत सारे एग्जांपल किए, डिस्टेंस के बाद नंबर वाला जो है एक दो एग्जांपल वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so next two questions, very small simple questions. Now क्वेश्चन है इन दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये दोनों क्या है, अनायन है, कार्ब अनायन है, ठीक है। जो पार्ट डिफरेंट है उसको सर्कल कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट डिफरेंट है, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट डिफरेंट है, बराबर है। अभी मुझे बताओ बाकी सब पार्ट सेम है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस के हिसाब से देखूं तो ये 1 ये 2, ये भी 1 ये 2, सो ये दोनों 2 पे ही जुड़े हुए हैं। तो डिस्टेंस के हिसाब से देखें जाए तो दोनों सेम है, डिस्टेंस वाइज सेम। अगर मैं बात करूं नंबर, तो नंबर वाइज दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, सर NO2 का तो ज्यादा होता है ना, NO2 का ज्यादा होता है, नो डाउट ज्यादा होता है, राइट है, बट वो रूल्स के हिसाब से जाएंगे ना तो DNS जो है उसमें स्ट्रेंथ को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, अगर इधर भी NO2 तो NO2 2 बार होते हैं, इधर भी फ्लोरीन 2 बार है, तो हम लोग कंपेयर करते हैं, या फिर यहाँ पे फ्लोरीन सिर्फ एक ही बार होता तो हम लोग स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, ताकि डिस्टेंस सेम नंबर सेम, तो फिर स्ट्रेंथ को देखेंगे। बट यहाँ पे डिस्टेंस के बाद नंबर सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो आप बताओ नंबर किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो फ्लोरीन का ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, बस खत्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग NO2 के हिसाब से जाते हैं। हाँ, NO2 2 बार होता तो डेफिनेटली आंसर ये होता, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती, बट यहाँ पे डिस्टेंस के बाद क्या आता है, नंबर, और नंबर भी अगर सेम होता तो फिर स्ट्रेंथ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ये वाला एग्जांपल देखूं तो ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप है। जो डिफरेंट है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। ये भी -I ग्रुप है, बराबर है, ये भी -I ग्रुप है, ये भी क्या है, -I ग्रुप है। तो मुझे एक सिंपल सा सवाल पूछना है, सबके सब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये है कौन, ये तो कार्बोकैटायन, इधर तो खिलाने वाला चाहिए, ये तो सब भगाने वाले हैं, तो जो कम भगाएगा वो अच्छा है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, इसको नाम दे दूं C, और इसको नाम दे दूं D, यहाँ पे स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दी, इसका तो +I इफेक्ट आएगा। तो बाकी सब भगाने वाले इसको छोड़ के, तो कहना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में C का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो कम कौन भगाएगा, जिसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, ये वाला। तो C के बाद D के बाद ये तो डेफिनेटली ज्यादा है, ये टीम में आता है, तो ये क्या आएगा B, और B के बाद आएगा बच्चों आपका A। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट पार्ट, stability of reaction intermediates, carbocation, carbanion and carbon radical. Now we are going to start with the second one, strength of, or rather acidic strength of aliphatic, acidic strength of aliphatic carboxylic acid, acidic strength of aliphatic carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमको डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये कैसे डिस्कस करेंगे, इसमें कंसेप्ट ऑफ Kb आएगा, Pk भी आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। तो कुछ इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से एकदम सुनना भी पड़ेगा हमको, तो ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले एक काम करते हैं, एसिड का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक एसिड क्या होता है, Ha मान लिया, Ha, ठीक है। एक्वस फॉर्म में अगर मैं इसको देखूं तो ये डिसोशिएट होगा किसमें, H+ एक्वस प्लस डैश A-, ये हो जाएगा आपका अनायन, बराबर है।
ये क्या हो जाएगा अनायन, और ये आपने H प्लस दे दिया। सिंस इट इज एन एसिड, मैं इसका Ka निकाल सकता हूँ। What will be Ka? It is the concentration of product. Concentration of product upon concentration of reactant. बराबर है। तो Ka will be equal to concentration of product upon concentration of reactant। मुझे एक बात बताओ, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? एकदम लॉजिकल बात करते हैं। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तब होगा जब वो ज्यादा H प्लस दे दे। क्या दे दे बच्चों? ज्यादा H प्लस दे दे। अगर वो ज्यादा H प्लस देगा तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और कम H प्लस देगा तो उतना कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बराबर है। तो अगर मेरे पास में HA1 है जिसमें ये A1 है, और एक दूसरा है HA2 जिसमें ये ब्रेक होने के बाद H प्लस एक्वस दे रहा है और ये A2 माइनस दे रहा है। बराबर है। एकदम सिंपल है। अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो ये H प्लस के साथ जुड़ के वापस HA बना देगा, तो हमारे लिए उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। ये भी अगर जुड़ के वापस ये बना देगा तो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? व्हेन A माइनस जो है इफ इट इज मोर स्टेबल। बराबर है। अगर A माइनस मोर स्टेबल है तो क्या वो H प्लस के साथ जुड़ना चाहेगा वापस? सर नहीं जुड़ना चाहेगा तो रिएक्शन रिवर्स होगी? नहीं होगी। तो हमारे पास बहुत सारा H प्लस होगा? यस सर। तो कैन वी से दैट जितना ज्यादा अनायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन में वो या उतना ज्यादा वो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। उतना ज्यादा एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और इसी को हम लोग बेटा केमिस्ट्री में बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम डिटेल में पढ़ा है तो हमने वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ा है। किसी भी एसिड में से H निकालने के बाद जो अनायन बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base. More is the stability of conjugate base. I'll repeat. More is the stability of conjugate base. More is the acidic strength of acid. Acidic strength of the acid. More is the stability of conjugate base. More is the acidic strength of the acid. तो जिसका conjugate base जितना ज्यादा stable होगा वो वाला कॉन्जुगेट बेस उतना ही, वो वाला एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो इफ स्टेबिलिटी, सपोज एग्जांपल, इफ स्टेबिलिटी ऑफ A-1 इज ग्रेटर देन A-2, A-1 अगर ज्यादा स्टेबल है A-2 से, तो HA1 इज स्ट्रॉन्गर एसिड then HA2. HA1 will be stronger acid than what? HA2. Is it clear? Very very important. जिसका conjugate base जितना ज्यादा stable होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों Ka से कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? एकदम लॉजिकल है बच्चों। मुझे बताओ Ka और H प्लस का क्या रिलेशन है? सर डायरेक्ट। तो अगर Ka ज्यादा तो H प्लस ज्यादा होगा? यस। अगर H प्लस ज्यादा है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड? यस। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका Ka क्या होगा? ज्यादा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ विथ स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka. हायर इज द वैल्यू ऑफ Ka, अगर Ka का वैल्यू बढ़ेगा तो डैश विल आल्सो इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ विल आल्सो इंक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा? जब Ka का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर मेरे पास दो एसिड है, दोनों का Ka दिया हुआ है, जिसका Ka ज्यादा वो एसिडिक भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अभी इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार इसको वापस रिवाइज कर देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तो मैंने नॉर्मल एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास में दो एसिड है जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर A-1 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू A-2, तो HA1 विल बी
stronger acid than Ha2 and acidic strength is directly proportional to Ka, क्योंकि जितना ज्यादा Ka होगा उतना ही ज्यादा H प्लस होगा, जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। तो मोर इज द वैल्यू ऑफ Ka, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे वाले बोर्ड पे। आप इसका एक फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू। अगर हमारे पास में जो एसिड है उसका हमको Ka वैल्यू पता है, सो Ka करेक्ट अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। तो इमेजिन करो मेरे पास दो एसिड्स दिए हुए हैं, दोनों का Ka दिया हुआ है। क्वेश्चंस, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे दिया हुआ है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एक है एसिड A, X एंड Y ले लेते हैं और उनके Ka वैल्यू दिया है। इसका वैल्यू है 1.37 इंटू 10⁻⁻5 और इसका वैल्यू है 1.27 इंटू 10⁻⁻3। तो किसका Ka वैल्यू ज्यादा है? जिसका Ka वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो Ka वैल्यू ज्यादा किसका है? Y का है। सो Ka ऑफ Y इज ग्रेटर देन Ka ऑफ X. Ka of Y is greater than Ka of X. So therefore Y is a stronger acid than X. Okay. This is one of the way of expressing what the strength of the acid. The other way is pKa. अब ये pKa क्या होता है? जैसे स्टूडेंट सबको पता होगा pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस होता है, वैसे ही pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka होता है। बराबर है। जब pH कम होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है कि नहीं होती? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। वैसे जैसे ही pKa कम होता है तो वापस से याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव लॉग ऑफ K है। एकदम सिंपल है बच्चों। तो अगर मेरे पास में दो एसिड्स दिए हुए हैं और इनके pKa भी मुझे दिए हुए हैं तो मैं कंपेयर कर सकता हूं आराम से। सो कंपेयर द डैश स्ट्रेंथ, द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड दिया हुआ है और उनके pKa वैल्यूज दिए हुए हैं। एसिड दिया है X और Y, इनका pKa दिया इसका 1 और इसका 2, इसका 1.2 ले लेते हैं, चलो इसका 2.3 ले लेते हैं। रेडी? तो आप बताओ pKa जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा, बिकॉज वो माइनस लॉग K है। तो आप बताओ किसका pKa कम है? X का। pKa of X is less than pKa of Y. So इसका मतलब X is a dash strong acid than dash Y. X is a stronger acid than what? Y. ये भी एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो Ka के फॉर्म में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, pKa के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, compare the acidic strength of CH4, NH3, H2O and HF. That's a very very important question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है। सर HF का तो सुना था, H2O, NH3, CH4 का कभी सुना नहीं। एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं CH4 की, अगर ये अपना एक प्रोटॉन लूज कर देता है तो CH3 प्लस कि CH3 माइनस बनेगा, CH3 माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया कि नहीं बन गया? फिर अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये भी अगर अपना एक प्रोटॉन लूज करता है, एसिड मतलब अपना प्रोटॉन लूज करना चाहिए ना। H प्लस लूज करने के बाद ये क्या बनेगा? NH2 माइनस,
ये भी आपका एक कॉन्जुगेट बेस बन गया। उसके बाद में थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, H2O। H2O की अगर हम बात करें तो यहाँ पे H प्लस प्लस क्या आएगा बच्चों, OH माइनस, ये भी एक कॉन्जुगेट बेस हो गया। उसके बाद में लास्ट बचता है कौन सा, HF, और HF भी अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो H प्लस प्लस क्या आएगा बच्चों, F माइनस, ये भी एक कॉन्जुगेट बेस होगा। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, जिसका कॉन्जुगेट जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, करेक्ट। तो आप बताओ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, फ्लोरीन विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन के ऊपर सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है, F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वो तो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करके रखेगा, ये स्टेबल, फिर उससे कम स्टेबल OH माइनस, फिर उससे कम स्टेबल NH2 माइनस, और फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा, CH3 माइनस। हाँ या ना, कह रहे से CH3 माइनस कम स्टेबल है तो मोस्ट रिएक्टिव, आगे काम आएगा, याद रखना। तो कह रहे से बेटा व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन CH4। तो याद रखना जब सेम पीरियड के एलिमेंट्स हो, क्या बोला मैंने, सुना, सेम पीरियड, आर्बिट्रेट याद रखना, आर्बिट्रेट सेम पीरियड होगा और एलिमेंट्स के ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो C कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं और अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, सेम ग्रुप के हैं तो नीचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी इसका नेक्स्ट एग्जांपल मैं वही देने वाला हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो देंगे उसमें हम लोग सेम ग्रुप के लेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। Okay students, so next question is HF, HCl, HBr and HI, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो सबसे पहली बात तो ये, जब कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की बात आए तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे F माइनस आ गया। इन केस ऑफ HCl विल हैव कॉन्जुगेट बेस विच इज Cl माइनस। इन केस ऑफ HBr इट इज Br माइनस, and in case of HI it is H plus I minus। तो ये जो चार है इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो मैंने आपको बताया था अगर सेम ग्रुप होगा, आरपी ट्रिक क्या है, अनायंस ऑफ द सेम ग्रुप, बराबर है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी increases down the group, stability increases down the group, बराबर, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बराबर है। तो अगर मैं बात करूं F माइनस से ज्यादा स्टेबल क्लोरीन, बिकॉज जितना बड़ा आनायन होगा वो उतने नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर पाएगा, तो I माइनस। तो कैन वी से दैट यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर HF सबसे वीक एसिड होगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं तो HF को क्या मान के चलते हैं, वीक एसिड। एंड इवन आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग HF को वीक एसिड ही मान के चलते हैं, और बाकी तीनों के तीनों एसिड को हम लोग क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, सेम पीरियड लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और सेम ग्रुप रहेगा तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, से फॉर एग्जांपल दिस वन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर डिसोशिएट होगा तो वो किस तरीके से डिसोशिएट होगा बच्चों, CH3 COO माइनस
प्लस क्या H प्लस, तो यही है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा क्या होगा स्टेबल, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप बताओ कॉन्जुगेट बेस में बेसिकली पार्ट कौन सा है, यही पार्ट है सर, ये तो अनायन है। अनायन कब ज्यादा स्टेबल होता है, अनायन ही है ना, अभी मैंने CH3 हटा दिया, ये कब ज्यादा स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल, लिसन टू मी क्लियरली, जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। तो इसको स्टेबल बनाऊं कैसे मैं, इसको स्टेबल बनाना, अनायन है, अनायन के ऊपर क्या जोड़ना चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप की विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए इसके ऊपर तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, एकदम सिंपल। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज होगा। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह पे डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उल्टा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ये तो ऑलरेडी अनायन है, अनायन को इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, भगाने वाला ग्रुप चाहिए, भगाने वाला नहीं, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है। तो इससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एकदम सिंपल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जोड़ोगे, -I वाला ग्रुप, पक्का। सो नोट प्रेजेंस ऑफ EWG on COO minus increases the stability of dash conjugate base, conjugate base। और conjugate base का वो स्टेबिलिटी अगर बढ़ा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, एकदम सिंपल था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, जब कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम लोग 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग 4 एसिड्स CH3 CH2 CH NO2 COOH। दिस इज द एसिड नंबर 1 CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl COOH। थर्ड एसिड CH3 CH2 CH, इधर फ्लोरीन COOH। लास्ट वाला है CH3 CH2 CH CH3 COOH। So total we have how many acids? 4 acids A, B, C and D। ये चारों एसिड्स में से हमको कंपेयर करना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने डीपीपी के फॉर्म में दिए हैं, बट अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। चलो बताओ, अभी मुझे बताओ, अगर मुझे चेक करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है तो मैं क्या करूंगा, स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा उनके कॉन्जुगेट बेस की। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इस H को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगा, इस H को यहाँ पे हटा दूंगा, इधर नेगेटिव लगा दूंगा, इस H को हटा के यहाँ पे नेगेटिव एंड सो ऑन, ठीक है। अभी ये जो लाइन ड्रॉ किया इसके साइड का जो H है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मुझे था, अभी मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो आप मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, इसमें क्या डिफरेंट है चारों में, ये NO2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे CH3। पहले बताइए अनायन है कि कटायन है, अनायन। अनायन को बच्चों भगाने वाला ग्रुप चाहिए, जबकि CH3 तो प्लस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई है, ये माइनस आई है और ये भी माइनस आई है। आप बताओ सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या होगा, अनस्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डैश कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा, सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कौन सा होगा, सबसे कम स्टेबल तो मुझे मालूम पड़ गया डी, आगे का मुझे पता नहीं, चलो डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। 1 2 3 तीनों में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होना ही चाहिए क्योंकि अनायन है, तो भगाने वाला ग्रुप चाहिए। भगाने वाला ग्रुप जो है
कौन से पोजीशन पे? 1 2 1 2 1 2 सेम नंबर पे है, सॉरी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो नंबर 1 2 पे 1 1 2 पे 1 1 2 पे 1, एक एक ग्रुप है, डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो विल गो फॉर द स्ट्रेंथ। NO2 Cl एंड फ्लोरीन। तो सबको पता है बच्चों NO2 का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो उसका अनायन भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। NO2 के बाद किसका नंबर आता है? फरान, साइंस, सलोन्सकार, फर्स्ट क्लास मतलब C फिर B। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो जो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? A सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू C, C से B और B सबसे वीक कौन हो जाएगा? D। सो दिस इज द सिंपल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम लोग आज के लेक्चर को 2 पॉइंट पे डिस्कस करके रोक देते हैं, वरना अननेसेसरली लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। टोटल 4 हमको एप्लीकेशन डिस्कस करनी थी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। फर्स्ट था स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, एंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ना एलिफेटिक अल्कोहल्स एंड अल्किल अमीन्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग 2-3 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। Okay students, so let's move to the next question. Next question says compare the acidic strength of following. Question: compare the acidic strength. Option A, alpha bromo propionic acid, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। ऑप्शन बी, अल्फा क्लोरो बीटा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, एंड लास्ट वन इज बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपने को प्रैक्टिस है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, वरना हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। प्रोपियोनिक एसिड मतलब नथिंग बट 3 कार्बन वाला एसिड, तो ये आपका प्रोपियोनिक एसिड है, करेक्ट। अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले को अल्फा बोलते हैं। अल्फा पे ब्रोमो, तो यहाँ पे Br2 जोड़ दिया तो यहाँ से एक कार्बन कम, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कम। दूसरा ऑप्शन देखेंगे अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे COOH हो जाएगा। C बीटा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, बीटा के ऊपर ब्रोमीन प्रोपियोनिक एसिड, एंड लास्ट एंड द फाइनल वन इज अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा के ऊपर क्लोरो, सॉरी माय मिस्टेक, बीटा के ऊपर था ना वो, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, है ना। तो स्टूडेंट्स अभी आप बताओ मुझे यहाँ पे हमको अगर किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, और ये जो अनायन बचा उसको लिख दिया, करेक्ट है। तो अभी आप बताओ जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये क्या है? -I ग्रुप, ये भी -I ग्रुप, ये भी -I ग्रुप, ये भी -I ग्रुप। तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज्यादा स्टेबल, ये दोनों लेस स्टेबल होंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप के ऊपर जो -I है वो दूर है, जितना पास होगा उतना अच्छा। फर्स्ट क्लास बिरयानी मतलब बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, बी के बाद ए के बाद कौन आएगा बच्चों? डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा? सी। तो यही आपका किसका ऑर्डर भी रहेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर रहेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फर्स्ट आता है 1 2, ये 1 2 3। डिस्टेंस अगर
प्रायोरिटी है, तो डिस्टेंस में 1 2 में पहले ये दोनों सिलेक्ट होंगे, फिर डिस्टेंस के हिसाब बाद में क्या आता है नंबर, नंबर तो बेटा सब में सेम है और स्ट्रेंथ तो सबका अलग अलग है, तो पहले मैटर कौन करेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है तो विल गो फॉर द स्ट्रेंथ, तो इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, इन दोनों में डिस्टेंस सेम है तो स्ट्रेंथ इसका जाता है, तो बी देखो पहले आ गया, ए बाद में, फिर इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, स्ट्रेंथ क्या है अलग अलग है, तो डी पहले आ गया फिर सी आएगा, सो दिस इज द आंसर टू द अबव क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस और भी है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर, बट वो हम लोग ने सब के सब वर्कशीट्स के फॉर्म में दिए, तो मैं डिस्कस करूंगा ना स्टूडेंट्स। इसमें मेरे 2 पॉइंट डिस्कस करने अभी भी बाकी है, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स एंड सेकंड है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल अमाइंस, तो वो डिस्कस करने के बाद ही हम लोग वर्कशीट डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 के एंड में भी डीपीपी नहीं दे रहा हूँ, वर्कशीट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 के एंड में जो डीपीपी दिया जाएगा वो आपको लेक्चर नंबर 5 में मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं, एक तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ व्हाट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस कार्बन रेडिकल्स एंड कार्बन आयन, एंड दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स एंड अमाइंस अभी भी बाकी है, वो खत्म करने के बाद हम लोग वर्कशीट डिस्कस करेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंटिन्यूएशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें 2, एक तो अल्कोहल एक अमाइंस 2 बाकी है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।